कि भारत के डेयरी सेक्टर में विमेन पावर 70% वर्कफोर्स का प्रतिनिधित्व करती है। वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश को लेकर। जी हां, उत्तर प्रदेश में डेयरी उद्योग के विकास की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं। भारत दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है और यूपी दुग्ध उत्पादन में देश के 5 शीर्ष राज्यों में है। योगी सरकार का ध्यान डेयरी उद्योग को और बढ़ावा देने पर है। ये एक महत्वपूर्ण समिट भी हुई है। 2022 का आयोजन हुआ जिसमें देश विदेश के 1500 से ज़्यादा डेयरी उद्योग के विशेषज्ञों, किसानों, नीति निर्माताओं ने भाग लिया। आखिर कितनी संभावनाएं इस क्षेत्र में और किस किस दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए, आज का खास विषय। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हरिंदर सिंह जी हैं जो डेयरी संचालक हैं। हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी हैं, वो भी डेयरी संचालक हैं। उनसे जानते हैं कि कितनी संभावनाएं हैं, लेकिन संभावनाओं के साथ साथ समस्याएं क्या हैं। हरिंदर जी और राजेंद्र जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद भाई साहब। हरिंदर जी, क्या लगता है आपको कि डेयरी जो उद्योग है, कहा जाता है उद्योग है, उद्योग कितना है ये तो आप बता पाएंगे अभी हमें। क्या लगता है आपको कि कितनी संभावनाएं हैं इसमें और क्या क्या समस्याएं हैं इसमें? संभावना तो भी बहुत बहुत है। अब जब से जो चालू हुआ है, योजना चालू हुई है, जब तक किसान जो है काफी खुश हैं। जी, वरना तो पहला रेट ही नहीं मिल पाते थे गांव में। अब गांव में सीधा जो है फायदा पहुंच रहा है। वरना तो जैसे डेयरी संचालकों को या यहाँ इन्हीं को तो फायदा होता था, बड़े बड़े फर्म वालों को, गाँव वालों को फायदा नहीं होता था। अब जो है जो गाँव में किसान हैं, पशुपालक हैं, उन्हें सीधा फायदा पहुंच रहा है। रेट काफी अच्छे मिल रहे हैं। तो अब थोड़ी सी उम्मीद जग रही है। लोग बाग इच्छुक हैं भैंस पालने के भी, गाय भैंस पालने के। अब उनमें इच्छा जागृत हुई है। अच्छा, आपके पास कितनी गाय भैंस हैं अभी हरिंदर जी? डेयरी में कितनी है? अब डेयरी में भैंस हैं करीबन कोई ऐसी होंगी 50 या 60 भैंस हैं तो। जी, वरना तो पहले कम थी, अब तो काफी अच्छे से वो हो रहे हैं। तो करीबन 50 से 60 भैंस। और हरिंदर जी, और भी जगह है जो गांव से दूध लेते होंगे आप? हाँ जी, और दूध और डेयरी वालों का भी दूध आ रहा है हमारे पास। तो आपका जो पेमेंट है, आपको लगता है सीधा किसान के पास जाता है और लोग उससे खुश हैं और इस हाँ जी, उद्योग को बढ़ावा मिलना चाहिए? अब काफी खुश है जी। अब इस टाइम पहले इतना फायदा नहीं हो रहा था भैंस वालों को, जो भैंस पालने वाले थे। जी, जो बड़ी डेयरी वालों को उन्हें फायदा हो रहा था, भैंस पालने वालों को फायदा नहीं था। जी। अब जो है काफी फायदा हो रहा है। तो अच्छा, जब से इसमें समस्याएं क्या क्या आती हैं आपके सामने, या कोई समस्या नहीं, अपना ठीक चल रहा है सब? नहीं नहीं, समस्याएं हैं जी। जी, समस्याएं हैं। तब तो जैसा भी एक बीमारी चलती है वो गाय भैंसों में, इससे बहुत भ्रमित है अभी लोग बाग। अभी इसी की वजह से ज्यादा इच्छा जाहिर नहीं कर पा रहे, भैंस पालने में डर रहे हैं अभी इस बीमारी से। इस वजह से जो बाहर सब बाजार तो बंद ही है भैंसों के, गाय भैंस बाजार में तो नहीं मिल रही है। जी, तो अब इसी वजह से कुछ थोड़ा मक्का वहीं रुका हुआ है इस बीमारी की वजह से। जी। अब जब ये ठीक सी हो जा, तो जब भैंसों की खरीदों पर एकदम प्रभाव पड़ेगा, बहुत खरीद दी जाएंगी भैंस। जी, तो आपको लगता रेट है तो अगर अगर हरिंदर जी इस क्षेत्र में दूध हाँ को जी, बढ़ावा देंगे तो लोगों की जीविका सुधरेगी और हाँ आर्थिक जी, हाँ, स्थिति मजबूत होगी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे बढ़ावा मिलना चाहिए। बढ़ावा मिलना चाहिए जी, तो काफी कमी कहाँ और दिखती राजा है जी। आपको हरिंदर जी? कहाँ कमी लग रही है आपको कि जिस तरीके का बढ़ावा मिलना चाहिए था, आपने देखिए 50 भैंस रख रखी, ऐसी और भी लोगों को आगे निकलना हाँ जी, चाहिए। हाँ, देखो मैं आपको बता दूं, अब हम तो फिर भी बहुत पुराना है इसी उससे जुड़े हुए हैं। जी, अगर कोई नया सोचने लगे भैंस पालने के लिए, तो पैसे की दिक्कत बहुत ज्यादा आ है। तो भैंस अब कम से कम भैंस पर वो मान लो हल्के से हल्की भी 80 या 90 हजार की भैंस मान लो, भैंस तो 1.5 लाख रुपए की भी है। जी। पर कम से कम 80-90 लाख रुपए, 80-90 हजार रुपए की भैंस मान लो। गरीब आदमी एकदम नहीं जुटा पाने का भैंसों को, काम एकदम नहीं जोड़ पाने का, इच्छा जाहिर करते हुए भी फिर भी नहीं जोड़ पाने का। तो आपको लगता है उसे लोन की सुविधा होनी चाहिए भैंस पर? हाँ जी, हाँ, लोन की सुविधा अगर
सही आदमी को लोन की सुविधा मिले, वो भैंस को इसमें पालने में और भी ज्यादा वो हो जाए। जी, चलिए हमारे साथ राजेंद्र सिंह भी हैं, डेयरी संचालक हैं, उनसे भी जान लेते हैं। राजेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से एनसीआर की अगर हम बात कर लें तो दूध तो यहीं बहुत ज़्यादा खप जाता है, और जगह तो बाद में जाएंगे, यहाँ इतनी बड़ी आबादी आज बढ़ती जा रही है और दूध की आवश्यकता हर किसी को है, तो जी इस भाई साहब। उद्योग में कितनी संभावनाएं हैं? भाई साहब, पश्चिमी यूपी और एनसीआर में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है आज। क्योंकि पहले आप क्या किया, गांव में लोगों ने अपनी गाय भैंस पर्सनल बांधनी बंद कर दी, जी बहुत कम हो गया है। इसलिए हम लोग, अगर हमने मान लिया 100 भैंस बांधी, भाई साहब हरिंदर जी ने 50 ली, ऐसे ही अगर हम इकट्ठी करके अपनी भैंसों को पालेंगे, गाय को पालेंगे, तो उसके दूध से हम बहुत सारा अपने गांव का आसपास के क्षेत्र को कवर कर सकते हैं, और बिजनेस के लिए भी हमें देख के और दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे। इससे हमारा बहुत काम अच्छा चल सकता है। नहीं राजेंद्र जी, आपको लगता है कि गांव में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि गांव की आर्थिक स्थिति अगर सुधारनी है तो हर घर में कुछ ऐसी फैसिलिटी सरकार दे कि एक एक गाय या एक एक भैंस सब घर पे पालें और उसके दूध से उसकी जीविका भी बढ़िया से चले? बिल्कुल भाई साहब, कोई ना कोई ऐसा तरीका हमारे पास आना चाहिए हमारे गांव में कि हर आदमी, जैसे पहले आपसे 40-50 साल पहले ज्यादातर घरों में गाय भैंस होती थी, जी और वो कुछ ऐसा मोटिवेशन मिले, ऐसे कुछ प्रेरित हो कि हर घर में अगर गाय भैंस हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अच्छा ऐसा राजेंद्र कुछ जी, हमारे कहा जा रहा है चारे की दिक्कत आती है। भाई साहब, सही बात तो ये, हम लोगों के यहाँ चारे की दिक्कत नहीं है। जी, आपको जो लगता है पश्चिम में गंगा के चारे की किनारे दिक्कत नहीं है? चारे की दिक्कत नहीं है, और गंगा के किनारे तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लोग तो गंगा के किनारे हैं, यहाँ नहीं है ऐसा। यहाँ केवल हमें अपने खुद को मोटिवेट करना होगा कि हम अपनी गाय भैंस पालें। जनरली क्या हो रहा है, हम 2 किलो दूध ले आए और घर में लाके अपना उससे मट्ठा बना लिया या कर दिया, बच्चों को दे दिया। अपनी ही गाय पालेंगे तो उससे हम खुद भी अपने आप को ले सकते हैं और पड़ोसी को भी दे सकते हैं, उससे 4 पैसे भी अच्छे कमा सकते हैं। दूध का रेट भी कम नहीं है आज, हम 50-52 रुपए लीटर दूध खरीद रहे हैं। अगर डायरेक्ट हम लोगों के पास दूध आए, किसान सीधा दूध दे, बिचौलियों को बीच में ना ले, तो उससे बहुत फायदा हो सकता है। जी जी तो भाई। कितना राजेंद्र जी, कितना दूध आपकी डेयरी से निकलता होगा डेली, जो लोग भी देते हैं डेली और जाता होगा? जी, हम 50 से 60 क्विंटल दूध लगभग निकाल देते हैं, और सब दिल्ली दे भेजते जिसमें हैं? जी सब दिल्ली भेजते हैं? नहीं, दिल्ली नहीं भेजते। हमारा प्रोसीजर, हम अपने यहाँ पनीर मक्खन दूध भी बनाते हैं। उससे पहले अपनी गाय भैंस का दूध खुद निकालते हैं और निकाल के उसी से हम लोग अपना पनीर घी मक्खन बनाते हैं। तो जी पहला प्रॉफिट तो वो हो गया, जो 50 से 52 रुपए लीटर हम दूध बाहर से लेते, डायरेक्ट हमारी गाय का दूध हमारे पास आ रहा है। जी उसके बाद हमने घी, हमारा 600 रुपए किलो जा रहा है इस टाइम गाय जी का घी, वो एक प्रॉफिट हो गया। ऐसे ही हमारा जो पनीर है वो 250 रुपए केजी जा रहा है। जी प्रॉफिट अच्छा ले सकता है अगर इसमें प्रोडक्शन भी अगर आदमी खुद अपने घर में करना चाहे। जी और उसके बाद ये जो गाय का गोबर है, भैंस का गोबर है, उससे भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। भाई जैविक खाद के लिए तो वो बहुत अच्छा है। उससे भाई साहब, हम लोगों ने अपने यहाँ भी एक प्लांट लगा रखा, जिससे हम गोबर गैस प्लांट, जी पहले हम उस गैस को यूज करते हैं, सिलेंडर्स में भरते हैं, हम्म वो भी एक प्रोसीजर। और उसके बाद उस गोबर को हम एज ए ऑर्गेनिक अपने खेतों में यूज करते हैं। तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। अगर लोग मन बनाए तो आपको लगता है इसमें अपार संभावनाएं हैं? अपार संभावनाएं हैं। जो सरकार ने अभी स्टार्ट किया है, जो बता रहे, नोएडा में हमारे मोदी जी ने स्टार्ट किया है, प्राइम जी मिनिस्टर साहब ने, उससे इतना बेनिफिट होने जा रहा है। क्योंकि हम लोगों के पास कुछ गांवों में दूध बहुत ज्यादा है, कुछ में कम है, कुछ में नहीं है, तो इसका सर्कुलेशन सही घूमेगा और सभी गांवों में बराबर दूध पहुंच जाए, उससे अच्छा बहुत बेनिफिट होगा। राजेंद्र जी, क्योंकि अभी सर। हरिंदर जी भी बोल रहे थे कि बहुत सर। ज़्यादा समस्याएं तो इस काम में नहीं आ रही है,
लेकिन फिर भी जी जो आपने बोला जी कुछ जगह ज्यादा दूध है, कुछ जगह कम दूध है, तो कोई ऐसी जी व्यवस्था वहां हो, कोई एक बड़ी कोई ऐसी डेयरी आए जो आप सब लोगों का दूध वहीं सीधे सीधे परचेज करे उस क्षेत्र में, कुछ ऐसी कुछ संभावनाएं आपको लगती है कि ऐसी आए तो उससे ज्यादा लाभ मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है भाई साहब। जी अगर बड़ी बड़ी डेयरी आएगी तो हम छोटी डेयरी वालों को भी वो कोऑपरेट करेंगे, फाइनेंशियली भी हमें कोऑपरेट करेंगे, और हमारा दूध बड़ी डेयरियों में जाएगा, वहां से मतलब हम लोग उतना नहीं कर पाएंगे जितना बड़ी डेयरी आके हम लोगों को कोऑपरेट करेगी। जी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा सभी जगह। सभी जगह नहीं, बिल्कुल ये जी बहुत जी बड़ी चीज है और संभावनाएं बहुत ज्यादा है जैसा कि आप बता रहे हैं। हमारे साथ ब्लॉक जी जी प्रमुख अगोता रेणु चौधरी भी जुड़ चुकी हैं। रेणु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। रेणु जी, बात हो रही है डेयरी की और हमारे साथ राजेंद्र सिंह, हरिंदर सिंह बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि डेयरी की अपार संभावनाएं इस पश्चिम के क्षेत्र में है और ये यहाँ की आर्थिक स्थिति को और मजबूत कर देगा अगर सहयोग मिल जाए। क्योंकि आप ब्लॉक प्रमुख हैं, तो आपको क्या लगता है, अगर हम बात करें बुलंदशहर साइड की, तो वहां पर दूध का काम पहले से ही बहुत ज्यादा होता है, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ कौन सी कमी है? अगर वो दूर हो जाए तो ये जो डेयरी है जिसकी बात हो रही है कि उद्योग, तो वास्तव में ये उद्योग बन जाए और किसान को सबसे ज्यादा लाभ इससे मिल सकता है। जी दोबारा बताइए, कुछ समझ नहीं आया। जी रेणु जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, दोबारा बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ रेणु जी कि जो डेयरी है जिसकी बात हो रही है गाय भैंस पालने की, उसे उद्योग में कन्वर्ट करें तो उसके लिए जो क्षेत्र है वहां पर कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? अगर सरकार उन्हें दूर करे तो इसमें ज्यादा लोगों को बढ़ावा मिले और ज्यादा लोग उसे पाल सकें और दूध का उत्पादन कर सकें। हेलो जी, जी, डेयरी के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, डेयरी। डेयरी के लिए। हेलो आवाज आ रही है मेरी? चलिए, मुझे लगता है जी कि आपका हमारे साथ अशोक बालियान भी हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं। एक बार उनके पास चलते हैं, उसके बाद रेणु चौधरी जी के पास आएंगे। अशोक बालियान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। अशोक बालियान जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। नमस्कार जी। जी नमस्कार। अशोक जी, क्या लगता है आपको कि पश्चिम में जो डेयरी उद्योग है उसको कितना बढ़ावा मिल सकता है और वो कितना ज्यादा किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है? देखिए, अभी भी अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की या पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें जी तो इसमें अपार संभावनाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्र को रोजगार दे सकती है ये उद्योग, और बहुत बड़े पैमाने पर ये हमारा निर्यात का रास्ता भी खोल सकता जी। है। तो मैं समझता हूँ कि ये उद्योग अभी भी इसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है सरकार को। और ये जो भारत में अब ग्रेटर नोएडा में ये 4 दिवसीय वर्ल्ड डेयरी समिट का जो ये आयोजन किया गया है, मैं समझता हूँ कि सरकार को इसके आयोजन के बाद इस पर एक गंभीरता पूर्वक एक कार्य करने की जरूरत है, ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश या नॉर्थ इंडिया में इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसके लिए दूरगामी योजनाएं बनाई जाए, ताकि हम दुनिया के स्तर पर अपने उत्पाद को पैदा कर सकें और अपने उत्पाद को निर्यात कर सकें। उसकी एक प्रॉपर चेन भी होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और है अशोक जी, आप तो कृषि वैज्ञानिक रहे हैं, ये जो भैंस पालने की, गाय पालने की बात हो रही है, इसमें कुछ समस्याएं राजेंद्र सिंह जी ने और जो हमारे हरिंदर जी है वो बोल रहे थे कि अगर इस पे कुछ ऐसी सुविधाएं हो जाएं, लोन टाइप की या कुछ ऐसी योजनाएं आ जाएं, जो अच्छे लोग हैं जो पालना चाहते हैं उन्हें गाय भैंस मिल जाए, उस पर लोन हो जाए और उनका वो जो दूध है वो सिक्योरिटी हो जाए उसकी कि वो बिक जाएगा उतना। तो ये क्या कुछ ऐसी योजनाएं पहले रही हैं या नहीं रही हैं या क्या रहा है, क्योंकि आपको ज्यादा जानकारी है इस चीज में? जी देखिए, आज की तारीख में डेयरी उद्योग खोलने के लिए ऋण लेने में किसान की प्रॉब्लम नहीं है जी। किसान की जो प्रॉब्लम है, जो वो दूध पैदा करता है उसके मूल्य में स्थिरता की
दूध और दूध से बनने वाले उत्पाद की पूरी फूड चेन की उसकी प्रॉब्लम्स है। आज की तारीख में कोई भी किसान लोन ले सकता है, डेयरी उद्योग चला सकता है। जी हमने सरकार से भी इस संबंध में अनेकों बार बात की है कि आप दूध के उत्पाद के मूल्य में एक तो स्थिरता लाइए। भारत में क्या है कि दूध के मूल्य दो एजेंसी तय करती है। एक तो कोऑपरेटिव एजेंसी तय करती है जो दूध के क्षेत्र में, चाहे वो अमूल हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश में पारस हो, चाहे पंजाब में वर्णिका हो, इस तरह जो भी कोऑपरेटिव सेक्टर की डेयरियां हैं वो दूध तय करती है और के मूल्य को तय करते हैं। दूसरा करते हैं प्राइवेट सेक्टर वाले, जो प्राइवेट सेक्टर, ये दोनों अपने खरीद के मूल्य को तय करते हैं और उनमें किसान का ये कहना रहता है कि वो हमेशा लाभकारी नहीं होते। कभी कभी उनको जब दूध सर्दियों में बहुत अधिक मात्रा में होता है तब उसका मूल्य गिरा देते हैं और वही उसके लिए 6 महीने नुकसान के साबित हो जाते हैं। और तब गर्मियों में दूध की कमी रहती है, तब किसान के पास दूध की उपलब्धता नहीं रहती, तब वो 2 रुपए 4 रुपए का दूध का मूल्य बढ़ जाता है, लेकिन तब किसान के पास इतनी बिक्री का मूल्य नहीं होता कि इतनी बिक्री का दूध उपलब्ध नहीं होता जो वो 6 महीने का पूरा करता। तो जो मैं शुरू में आपसे कह रहा था कि डेयरी उद्योग में बहुत बड़ी संभावना, मूल्य की स्थिरता के लिए काम करने की जरूरत है और इससे बनने वाले उत्पाद और नई टेक्नोलॉजी। एक हमने आज तक ये बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि जहां दुनिया के देशों में नई नई टेक्नोलॉजी डेयरी उद्योग यूज कर रहा है, भारत में भी अगर हम देखते हैं तो जो जितनी कोऑपरेटिव सेक्टर की डेयरियां हैं या जितनी प्राइवेट सेक्टर की डेयरियां हैं, वो अपने स्तर पे तो दूध लेकर अपना प्रोसेस करके उसको विभिन्न उत्पाद में बेचती है, लेकिन कभी भी किसान को अब तक भारत में टेक्नोलॉजी से नहीं जोड़ा गया। और ये बहुत जरूरी है कि हम भारत के किसान को टेक्नोलॉजी से जोड़ें डेयरी उद्योग में, तब उसको ये लाभकारी बनाया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल। और अशोक जी, एक चीज और है, क्योंकि डेयरी की बात हुई है, आपको लगता है कि डेयरी को उद्योग का अगर दर्जा अच्छे से दे दिया जाए तो ये वास्तव में पूरे भारत की अगर हम बात करें और टेक्नोलॉजी से इसे जोड़ दिया जाए तो ये और ज़्यादा किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है? देखिए, मैं ये डेयरी समिट के प्रोग्राम में जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने इसका 12 तारीख में उद्घाटन किया, हम लोग भी उसमें शामिल हुए थे। शाम के वक्त गृह मंत्री जी आए थे, क्योंकि कोऑपरेटिव वो गृह मंत्री के साथ साथ देश के सहकारिता मंत्री भी हैं। मैंने उन दोनों को ध्यानपूर्वक सुना कि उनकी सरकार की आगे क्या मंशा है कि डेयरी उद्योग को वो किस रूप में लेना चाहते हैं आफ्टर वर्ल्ड डेयरी समिट जी। तो मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र में, क्योंकि पिछले हमने कुछ वर्षों से अगर हम देखें, जहां हम लगभग 2014 तक मुश्किल से 100 करोड़ से के आसपास का ही हम आयात करते थे, तो आज की तारीख में हम वहां बढ़ाने के बाद में एक बहुत बड़ा आयात जो हम 490 करोड़ रुपए का हमने इसको निर्यात किया है। तो निर्यात की इस संभावना को देखते हुए मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी या देश के कोऑपरेटिव मंत्री निश्चित तौर पर इस उद्योग की महत्ता को इस समिट के बाद में समझेंगे और इसकी एक दूरगामी नीति लेकर आएंगे, जिसमें मूल्य की स्थिरता होगी, जिसमें किसानों के लिए टेक्नोलॉजी होगी। अगर ये नहीं होगा तो हम परंपरागत रूप से ऑस्ट्रेलिया का या डेनमार्क का या दुनिया के उन देशों का जहां दूध में टेक्नोलॉजी बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग की जाती है, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। अगर हम बात करें हरिंदर जी, डेयरी की बात हो रही है और अशोक बालियान जी ने इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम खासकर बात करें, क्योंकि आप अभी कह रहे थे कि चारे की कोई यहाँ दिक्कत नहीं है, और खासकर पश्चिम के अंदर लगभग लगता है हरियाली शुरू से रही है और गाय भैंस को पालने वाले लोग भी लगातार यहाँ रहे हैं। आज भी अधिकतर आदमी यहाँ गाय भैंस पालता ही पालता है। तो यहाँ पर जो संभावना है उसे आप कैसे देखते हैं हरिंदर जी, क्योंकि आप खुद एक डेयरी चला रहे हैं। खाली मैं पश्चिम की अगर बात करूं और दूध के उत्पादन से यहाँ कितनी चीजें सुधर सकती है, क्योंकि हम बार बार यहाँ पर एक ही आंदोलन करते हैं कि गन्ना और गन्ने पर केंद्रित रह जाते हैं, और जिस कारण आप देखेंगे लगातार गन्ने की खेती को लेकर ही सारे आंदोलन हुए, गन्ने की खेती पर ही आकर सारे आंदोलन खत्म हुए। जितनी भी बात है केवल गन्ने तक सीमित रहती है, जबकि एक ऐसी चीज जो डेयरी की आज जिसकी बात हो रही है, डेयरी उद्योग इसे नाम दिया गया, उसकी बात हो रही है, तो ये कितना कारगर होगा पश्चिम के लिए खासकर?
राजेंद्र जी। जी भाई साहब, ऐसा है भाई साहब, पश्चिमी यूपी में जो हमारा चारे की समस्या कोई है नहीं, जी और हमारे नजदीक दिल्ली लगती है। जी बहुत बहुत बड़ा हमारे पास बिजनेस आ सकता है अगर हम सब किसान अपने घरों में गाय भैंस बांधे और उनका दूध का प्रोसीजर, उसके आगे बहुत सारी चीज गोबर का है, गोबर से बहुत सारे चीजें बनेंगी, खाद के लिए यूज आएगा, आपके अगरबत्ती तक आजकल गाय के गोबर से बन रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ मेल और फीमेल, अगर गाय फीमेल है तो लोग घर में पालते हैं, मेल है तो उसको बाहर छोड़ देते हैं बच्चे को ही। तो सर कुछ ऐसा प्रोसीजर हो कि मेल कम हो, फीमेल बहुत ज्यादा हो, जी। उनसे हमें बहुत ज्यादा लाभ आएगा। और राजेंद्र जी, जैसे कि अभी एक बात आई थी कि दूध का जो मूल्य है वो स्थिर नहीं है, उसे आप कैसे देखते हैं? उसमें आपको क्या लगता है कि वो स्थिर होना चाहिए, मूल्य बराबर रहना चाहिए उसके रेट? भाई साहब बराबर मेरे हिसाब से नहीं रह सकते, इसलिए नहीं रह सकता, प्रोडक्शन जैसे गर्मी आई तो प्रोडक्शन घट जाता है, जी दूध के रेट बढ़ेंगे नॉर्मली, सर्दियों में दूध बहुत ज्यादा आ जाएगा, जी वो फ्लक्चुएट तो होगा, उसमें मेरे हिसाब से नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर एक रेट हो जाए, कोई भी एक रेट फिक्स हो जाए तो किसान अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा, यही रेट हमारा दूध जाएगा। नहीं तो राजेंद्र जी, जैसे बात हो रही है कि सर्दियों में दूध ज़्यादा होगा, गर्मियों में जी कम होगा, लेकिन अगर ज़्यादा होगा, जब दूध है लेने वाले तो संख्या उतनी रहेगी, बढ़ेगी, वो तो कम होगा नहीं। अगर उत्पादन कम भी होगा और वो लेने वालों की कम होगी तो रेट से कहाँ दिक्कत आती है उसमें? भाई साहब मेरे हिसाब से रेट की ये दिक्कत आती है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया सर्दियों में, जी, तो आपके तो है ही है लेने ना, वाले जो उतने ही जहाँ हैं। दूध जा रहा है, जो लेने वाले लोग हैं वो तो कम नहीं हुए, उन्हें तो सर्दी गर्मी का कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो दूध ले ही रहे भाई हैं। साहब उन जी जी जी, वो दूध ले रहे हैं, लेकिन उनसे जो आगे बड़ी डेयरियां दूध लेती हैं वो रोक देती हैं कि हमें इतना ही दूध चाहिए। हाँ, अब चाहिए तो वो बिल्कुल, रेट जो घट, खपत है, अगर खपत लगातार होती रहे तो रेट स्थिर हाँ रहना जी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर पाउडर बड़ी बनाती है, वो उस टाइम पाउडर बनाना कम कर देती है और दूध की खपत कम हो ही जाती है उसके बाद। जी ये नहीं, चलिए, बिल्कुल ये एक बड़ी चीज है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। कि भारत के डेयरी सेक्टर में विमेन पावर 70% वर्कफोर्स का प्रतिनिधित्व करती है। कि भारत के डेयरी सेक्टर में विमेन पावर 70% वर्कफोर्स का प्रतिनिधित्व करती है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं आज डेयरी को लेकर। जी हाँ, बड़ा विषय है और सभी खास मेहमान हमारे साथ हैं। रेणु चौधरी जी, डेयरी को लेकर बात हो रही है। रेणु जी, आवाज आ रही है मेरी? रेणु चौधरी जी, डेयरी बात हो रही है। रेणु जी, कैसे देखती हैं आप सरकार की इस पहल को और खासकर महिलाओं की भागीदारी को? जी, मुझे लगता है उनसे संपर्क फिर टूट गया। हमारे साथ दीपक कुमार भी हैं, प्रधान है, ग्राम प्रधान मवी कला से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। जी धन्यवाद। दीपक जी, एक पहल हुई है डेयरी उद्योग की और सभी लोग उस पर अपनी बात रख रहे हैं। इस पहल को आप कैसे देखते हैं और कितनी अहम है ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए? डेयरी उद्योग की जो बात हो रही है, दूध की जो बात हो रही है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है सर। पहले से ही जो हमारा खासतौर से पश्चिम क्षेत्र में अपना कहूँगा, जी इसमें पहले से ही दूध उत्पादन और दूध से बहुत से किसानों की जीविका पहले से ही जुड़ी हुई है। जी
और जितना जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है वर्ल्ड नोएडा, ये बहुत अच्छा है और इसे और भी बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। नहीं दीपक जी, आपको क्या लगता है इसमें समस्याएं कौन सी है जो ये बढ़ नहीं पा रहा? बढ़ तो रहा है सर, जब से 14 से 22 तक 6% ग्रोथ किया है और हम 21 लाख टन का जो उत्पादन कर रहे हैं विश्व में सबसे ज्यादा है। बढ़ तो रहा है लेकिन और बहुत आवश्यकता है क्योंकि डिमांड अभी काफी है और ये तो मैं जो और बिजनेस है उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण समझता हूँ। एज ए बिजनेस हो जाएंगे लोगों में के पास इससे, क्योंकि रोज आने वाला सिस्टम है सुबह शाम, ये एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति ज्यादातर यूज करे और इससे हर व्यक्ति की आय ज्यादा बढ़ेगी, किसानों की आय ज्यादा बढ़ेगी। इसमें प्रोसेस मतलब जो प्रोडक्शन है, सप्लायर है, नवयुवकों को इससे रोजगार मिलेंगे, प्रोडक्शन के उसमें, सप्लायर के उसमें। तो दीपक जी, इसमें महिलाओं की भागीदारी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये बात हो रही है कि ये महिलाओं की भागीदारी तो सर इसमें कम से कम 70% है क्योंकि ये ज्यादातर 19 है। ज्यादातर जो पशुओं का जितना भी इसमें से मतलब जो डेयरी सिस्टम में या दूध के उत्पादन में इनका बहुत बड़ा जो हमारी माताएं हैं पहले से ही वही दूध का दोहन वगैरह सब्जी वही ज्यादा घरों में गाँव में सबसे ज्यादा वही निकालते हैं, मक्खन वगैरह सब्जी। और वे इससे अपना जो गांव का सिस्टम है उससे अपना परिवार, बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनसे हमारी जो चाची ताई माताएं बहनें हैं उन्होंने अपना परिवार तक चलाया है। अच्छा दीपक जी, आप तो ग्राम प्रधान हैं, ऐसी समस्याएं हैं आजकल गांव में भी कि लोगों के पास अब जगह नहीं रही है उस तरीके से गाय भैंस रखने के लिए। तो उसके लिए क्या, जिस तरीके से ऐसा कहा जा रहा था, एक मांग ये भी हमने सुनी कि ग्राम पंचायत की, मैं दीपक जी मेरा सवाल सुन लीजिएगा, ये कहा जा रहा था कि जैसे ग्राम पंचायत की भूमि है, कोई बड़ी भूमि पड़ी है, तो उस पे भाई जिन लोगों के पास गाय भैंस बांधने की अपने घर पे जगह नहीं है और वो चाहते हैं तो वहां बांध ले, कुछ इस तरीके की व्यवस्थाएं हो, कुछ इस तरीके की पहल हो तो शायद इस पे बढ़ावा मिले, मतलब कुछ नए प्रयोग होने चाहिए जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ग्राम पंचायत अगर डायरेक्ट ग्राम पंचायत के पास अपनी जब भूमि बंजर भूमि हमारे पास है और उसे डेयरी मतलब उसे एग्रीमेंट करके उन्हें कुछ रेंट पे तो सस्ते उस पे, जिससे कि उनका भी काम हो जाए और ग्राम पंचायत का भी आमदन हो जाए। उस पे ऐसी जहाँ जिस जिस ग्राम पंचायत में भूमि है वो आवंटित करवा सके मतलब एज ए किराया, मतलब रेंट के हिसाब। हाँ रेंट ही जी, 2 साल पास जी। तो आपको ये बढ़िया सिस्टम है, इससे मतलब रोजगार बढ़ेंगे सर। मतलब जिसके पास जगह नहीं है और वो करना चाह रहा है, जो भी मतलब किसान है, माता बहने हैं, लेडीज है, मतलब तो ये हो सकता है सर। नहीं तो इसमें प्रावधान है आपके पास ग्राम पंचायत की भूमि में इस तरीके से गांव के लोगों को कि भाई ठीक है आप एक भैंस दो भैंस रखने चाह रहे हैं तो रख लीजिए। पहले मीटिंग और इसके लिए हमें मीटिंग वगैरह करके उन्हें समझाना पड़ेगा बाकायदा, आराम से सभी की एक पंचायत बुलानी पड़ेगी और उसके लिए एक प्रस्ताव करना पड़ेगा सर, तब होता है वही रहेगा। तो आपको लगता है दीपक जी अगर दूध को बढ़ावा मिलेगा तो वास्तव में किसान एकदम मजबूत हो जाएगा, आर्थिक स्थिति उसकी सही हो जाएगी? 100% सर, 100%, क्योंकि किसान आज भी कम से कम 20, 25, 30 कहूँ कि % किसान अभी भी दूध के रोजगार से ही अपनी जीविका चला रहे हैं। कुछ मजदूरी कर रहे हैं, कुछ वैसे कर रहे हैं, लेकिन दूध एक मेन चीज है। इसे तो मैं आप कहो तो डीजल पेट्रोल से भी ज्यादा मान्यता देता हूँ, क्यों इसे हर व्यक्ति यूज करे, हम सब यूज करें और इसी से हमारी ग्रोथ भी हो, मतलब इसे खाने से शरीर में ताकत आए, कैल्शियम हो, ताकत हो। हमारे पहलवान सब दूध घी खा के सब खिलाड़ी जितने हैं वो सब इसी से ग्रोथ कर रहे हैं और ये मेन चीज है दूध। अच्छा दीपक जी, इसमें ब्लॉक, जिला पंचायत और प्रधान कितना सहयोग इस काम को बढ़ावा देने में कर सकते हैं, क्योंकि आप तीनों जगह जुड़े हुए हैं जी? जी जी जी, ब्लॉक स्तर से भी ग्राम पंचायत ये कर सकती है सर, जितने से लोगों को एक तो सबको इसके प्रति मतलब पंचायत करके उसके प्रति बताना कि दूध से तुम्हें क्या फायदे हैं। अब उससे मतलब अपना एक प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, लोन वगैरह लेके जिसके पास पैसा नहीं है। दूध में सबसे ज्यादा रोजगार आज के आने वाले टाइम में भी सबसे ज्यादा दूध के सिस्टम में रोजगार है।
और ग्राम पंचायत इन्हें लोगों को एक पंचायत करके हर जिसके पास जो जो कमियां है मतलब उनकी सुन के क्या लोगों के पास क्यों नहीं मतलब इसमें जिसे कमी है वो नहीं कर पा रहे उनसे सुन के उनकी समस्याओं का निपटान कर सकते हैं। बिल्कुल, और समस्याओं का निस्तारण होना भी चाहिए। अशोक बालियान जी जी, जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, क्योंकि दूध का उत्पादन अच्छी स्थिति में वहाँ पर है, चारे की कोई समस्या नहीं है, ये भी आपके सामने है। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर अगर एक सरकारी डेयरी बड़ी आए तो जो एक रेट, जिस बात की हम बात कर रहे थे, मूल्य का स्थिर होना, वो एक बड़ा बेनिफिट इस क्षेत्र को दे सकता है, और जो एक ये जो बार बार की एक गन्ने के भुगतान की समस्या है, इससे भी निजात मिलती है उससे, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइडेशन होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर एक, क्योंकि आपने देखा होगा दूध की बात भी हम कर रहे हैं, होनी भी चाहिए, इसके साथ साथ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ये एक बड़ा सब्जी का भी हब है। आप देखेंगे यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग सब्जियों का भी व्यापार करते हैं। तो ये दो चीज ऐसी है, दूध और सब्जी हर किसी को चाहिए, और अगर एनसीआर को टारगेट करें और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन दो चीजों का हब बनाया जाए, तो आपको क्या लगता है ये कितना अहम है, और इसके लिए कौन से प्रयास होने चाहिए, और खासकर हमारे राजनेताओं को भी कौन से प्रयास करने चाहिए? जी देखिए, तो उत्तर प्रदेश में जो पराग की भूमिका है वो पिछले पूर्व के कई वर्ष पहले खराब हो चुकी थी। और पराग की, क्योंकि बहुत दिनों बाद कोई ब्रांड नेम बनता है जो फिर देश और दुनिया में बिकता है, तो मैं समझता हूं कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मदर डेयरी की, अमूल की भूमिका को बढ़ाया जाए, और इसके साथ साथ अपनी जो पराग उत्तर प्रदेश की अपनी कोऑपरेटिव संस्था है उसको भी इनके साथ कंपटीशन में धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए। तो मैं समझता हूं कि ये अगर तीनों प्रयास एक साथ चलेंगे और फिर पराग भी इनके साथ कंपटीशन में आ जाएगी, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को निश्चित तौर पर इसका लाभ होगा। और मदर डेयरी क्योंकि सब्जी में भी है और दूध में भी है, दोनों जगह है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को दोनों जगह मदर डेयरी के एक्सटेंशन से उसकी भूमिका के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ने से निश्चित तौर पर किसानों को लाभ होगा, मैं ये समझता हूँ। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें दूध की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अच्छी गुणवत्ता का दूध हम पैदा करेंगे, उसका मार्केट ज्यादा होगा। आज अगर हम बात करें साहिवाल की, गिर की, अगर उनमें से कुछ नस्लें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ढाल ली जाए, साहिवाल तो हमारे यहाँ खूब आराम से अपना गेन कर सकती है, लेकिन गिर को थोड़ा टाइम लगता है गेन करने में, यहाँ की पृष्ठभूमि को के आबो भाव में शामिल होने में। इनका दूध अच्छा बिकता है। दूसरा एक चीज और है, मैं आपको बताऊं इस बात के लिए कि जो देशी गाय हैं उनमें हमारा, मैं पहले भी एक बार एक सेमिनार में गया, ये बीटा कैजिन A2 और A1 दो तरह का जो है इसमें प्रोटीन होता है, और जो A2 दूध है वो केवल भारत की देशी गाय में ही पाया जाता है। अगर हम लोग सरकार इस स्तर पर, निर्यातक इस स्तर पर, और दूध को, डेयरी को खरीदने वाले, चाहे वो कोऑपरेटिव सेक्टर हो और चाहे वो केवल फैट को मत देखें दूध में फैट को, क्योंकि दुनिया में दूध में फैट के अलावा दूध की गुणवत्ता को भी देखा जाता है और उसी पर उसका मूल्य भी तय किया जाता है। अगर हम बीटा 2 के दूध को खरीदेंगे तो निश्चित तौर पर महंगा बिकना चाहिए, लेकिन भारत में अभी भी क्या है कि फैट और उन्हीं के द्वारा दूध का मूल्य तय करते हैं हम लोग, जबकि हमें उसकी गुणवत्ता के आधार पर भी उसका दूध का और उसके घी का मूल्य तय करना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ दोबारा से कि पराग, मदर डेयरी और हमारी अमूल, ये मिलकर इन सब पर काम करें, मूल्य में स्थिरता लाएं, दूध की गुणवत्ता के आधार पर भी दाम तय करने की नीति को लाएं, तो समझता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संभावनाएं इस सेक्टर में है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, बड़ी संभावनाएं हैं। हमारे साथ मलखान चौधरी सहकारी समिति के चेयरमैन है, वो भी जुड़ चुके हैं। मलखान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। जी मलखान जी, बात हो रही है दूध उत्पादन को लेकर, डेयरी उद्योग को लेकर, महिलाओं की भूमिका को लेकर, और खासकर सबसे बड़ी बात कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो दूध का उत्पादन में आज भी अपने आप में बड़ा खास है, बड़ा अहम है, वहाँ संभावनाएं तलाशी जा रही है, वहाँ बात हो रही है कि किस तरीके से यहाँ बढ़ावा मिले। क्या कहेंगे आप, कैसे आप देखते हैं, और कितना बड़ा ये कार्य हो सकता है, कितनी बड़ी क्रांति दूध से आ सकती है? जी, जहाँ तक सर दूध उत्पादन की बात
मेरा एक सुझाव ये है कि दूध उत्पादन की जो क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे पहले इसको कोऑपरेटिव या हमारे जो सहकारी संघ है उनसे जोड़ा जाए, चाहे वो मदर डेयरी हो, चाहे वो अन्य जो हमारे जो किसान भाई हैं जो छोटी छोटी डेयरी के माध्यम से एक समूह बना के जो इसका उत्पादन कर रहे हैं। तो मेरा सबसे मेन सुझाव यही है कि अगर हमारा इसको उत्पादन बढ़ाना है, इसकी गुणवत्ता का हमें ध्यान रखना है, तो एक अच्छा उत्पादन देने के लिए समूह के माध्यम से कोऑपरेटिव संस्थाओं के द्वारा इसको जोड़ा जाए। जी, नहीं, कोऑपरेटिव से जोड़ा जाए, ये तो आप लोग ही पहल करेंगे चेयरमैन साहब। जी बिल्कुल, मैं सरकार को अब लिख के भी दूंगा और ये सुझाव है मेरा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार इस ओर जैसे हरित क्रांति माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ ये दूध एक्सपो का कार्यक्रम करा के जो एक हम लोगों का मनोबल बढ़ाया है, और जो विदेश में भी आज हम दूध का जो निर्यात करने की क्षमता रख रहे हैं, जैसे कि हमने अभी जो हमारा जो 4% हम उत्पादन करते थे, आज हम 6% उत्पादन कर रहे हैं। अच्छा चेयरमैन साहब, आप लोग चेयरमैन है, जैसे सहकारी समिति आपकी, आपने गांव में एक ऐसा प्रयास सब लोग मिलके कर सकते हैं भाई, ग्राम प्रधान, सहकारिता वाले या ब्लॉक वाले मिलके कि एक समूह बनाकर पहले एक एक्सपेरिमेंट किसी गांव में करें और एक नजीर पेश करें, उस तरीके का कुछ प्रयास होने चाहिए, क्योंकि अब रास्ता खुला है। क्योंकि आप, अच्छा आपको भी लगता ही है ना कि दूध से वास्तव में आर्थिक स्थिति एकदम मजबूत हो सकती है? नहीं, मजबूत हो सकती है सर, हम मजबूत हो भी रही है जी। इसलिए हो रही है कि दूध से हम कई उत्पादन बढ़ा रहे हैं। जैसे उसी के साथ साथ हम गोबर की खाद मिल रही है हमको, सौर ऊर्जा का हम उसके साथ साथ उसके प्लांट लगा रहे हैं। सबसे मेन कारण यह है कि उससे कई प्रोडक्ट जैसे खाद हमारे खेत के लिए गोबर की खाद इतनी महत्वपूर्ण है कि कृत्रिम खाद डालने की बजाय हम जो रसायन का यूज करते थे वो ना करके हम कृत्रिम खाद अपनी यूज करें, और इसी के साथ साथ इसी गोबर की खाद के साथ अपने केचुए की जब केचुआ का उत्पादन करते हैं हम, तो हमारी जो भूमि में इसकी उर्वरकता को बढ़ा देगा और हमारा उत्पादन ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल मलखान जी, लेकिन ये प्रयास भी होने चाहिए कि कुछ लोग मिलके, जो आप जैसे लोग हैं, चेयरमैन है सहकारी बैंकों के, सहकारी समितियों के या प्रधान है, उन्हें ऐसी पहल करनी चाहिए जी। क्योंकि अगर सारी चीजें सरकारी करेंगी तो ये इतनी सारी समितियां, इतने सारे प्रधान, इतने सारे ब्लॉक प्रमुख, ये सब क्या करेंगे फिर? नहीं सर, मेरी समिति में भी 22 गांव आते हैं जी। मैं 22 गांव आते हैं मेरी समिति में भी। मैं अपनी समिति के माध्यम से शुरुआत करूंगा और सभी लोगों को जोड़ के प्रधानमंत्री के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, माननीय हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश को एक नई क्रांति की ओर ला रहे हैं। तो मैं आपके चैनल से विश्वास दिलाता हूं कि हम वास्तव में एक प्रधान नहीं, एक गांव में समूह, छोटे छोटे समूह बना के और एक पशुशाला का निर्माण करा के सरकार के द्वारा इसको एक उन्नत फील्ड बनाने के लिए हम इसके लिए प्रयास करेंगे। नहीं, चलिए बिल्कुल, और होना भी चाहिए। जिस तरीके से अशोक बालियान जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई कि जो दूध डेयरियां हैं उन्हें अपना क्षेत्र, कार्य क्षेत्र बढ़ाना होगा और दूध का मूल्य भी कहीं ना कहीं स्थिर करना होगा, ये बहुत अहम है। आप सभी लोगों ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में डेयरी उद्योग की बहुत संभावनाएं, खासकर पश्चिम यूपी डेयरी उद्योग में शानदार प्रदर्शन कर रहा है। निश्चित तौर पर डेयरी समिट में सरकार को कोई महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं, निश्चित इनका फायदा किसानों को मिलेगा। डेयरी क्षेत्र की समस्या, वितरण और इसके विस्तार पर गंभीरता से प्रयास किए जाने की है। बढ़ता डेयरी उद्योग देश की प्रगति का प्रतीक है और अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ी संभावनाएं इस क्षेत्र में है। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। कि भारत के डेयरी सेक्टर में विमेन पावर 70% वर्कफोर्स का प्रतिनिधित्व करती है।